नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं ज्वार भाटों के बारे में कि ज्वार भाटे क्या होते हैं, उनके क्या उपयोग हैं, मतलब उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप बिज़नेस के तौर पे कहो, है ना। वो हम देखेंगे ज्वार भाटे कितने प्रकार के होते हैं और फिर ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यूपीएससी ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में भी। प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक दो हम डिस्कस भी करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराने हैं, जैसे 2001 के, 2002 के, 2004 के ऐसे हैं। उन क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे कि अपना जो इनिशिएटिव है कि अपना कम्युनिटी टैब है चैनल का, उस पर हम रोज़ सुबह क्वेश्चन डालते हैं, तो वहाँ पर उन क्वेश्चंस को डाल दिया जाएगा ताकि आप जाओ और अटैम्प्ट उनको कर पाओ। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ये देखिए, दरअसल अपना टॉपिक पूरा अगर बात करें हम ओवरऑल, तो ये हमारा चल रहा है समुद्र विज्ञान का टॉपिक चल रहा है ना। इस समुद्र विज्ञान के टॉपिक में हमने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने देखिए महासागरीय नितल का उच्चावच देख लिया है, उसमें हमने महासागरीय तापमान देख लिया है, महासागरीय लवणता के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है, तरंग और धाराओं के बारे में हासिल कर ली है जानकारी, प्रवाल वृत्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। देखिए जितने भी जानकारी मैं लेके आया हूँ बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ढूंढ के मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ, तो हल्के में आप इसको बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। एक मिनट। हाँ जी, तो किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई है मेंस और प्री दोनों के लिए याद रखना है। फैक्चुअल जैसी चीज़ें हैं कुछ, तो वो भी आपको याद रखनी है ना। आप सोचोगे ये तो फैक्चुअल है, मैं क्यों याद रखूँ, तो नहीं, वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है। तो अब एक ओशनोग्राफी में हमारा लास्ट टॉपिक रखा है ज्वार भाटों से संबंधित। वो ज्वार भाटों से संबंधित जो है वो आज के लेक्चर में हम बहुत डीप से जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने शिद्दत के साथ जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाई कर लिए तो, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ज्ञान बहुत हो गया। देखिए महासागरीय संचलन की हम बात कर रहे थे और महासागरीय संचलन में हमने दो चीज़ें देख ली। एक ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, मतलब इस प्रकार से। एक क्षैतिज वितरण संचलन होता है इस प्रकार से, है ना। तो उन दोनों में हमने देख लिया ऊर्ध्वाधर जो संचलन होता है उसमें एक हमने देख लिया अपवेलिंग और एक हमने देख लिया डाउनवेलिंग, है ना। अपवेलिंग मतलब नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है और न्यूट्रिएंट वाला पानी लेके आता है, उससे मछलियाँ वगैरह उनका खूब विकास होता है, खूब उत्पादन होता है। एक डाउनवेलिंग होता है कि नीचे का, ऊपर का जो गर्म जल है वो आता जाता है तट के किनारे, उसकी वजह से मछलियों को नुकसान होता, तो डाउनवेलिंग हो गया। और क्षैतिज संचलन में हमने देख लिया था कि एक हमने देख लिया था महासागरीय तरंगों के बारे में, जो कि वास्तविकता में जल का संचलन न होकर उसमें ऊर्जा का संचलन होता है। और एक हमने देख लिया था क्षैतिज में ही हमने देख लिया था महासागरीय धाराओं के बारे में। तो विश्व की मेन जो महासागरीय धाराएं थी, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गई, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, वेनेजुएला की धारा, कनारी की धारा, अगुलहास की धारा, आप कहो कि मोजाम्बिक की धारा, फॉकलैंड की धारा, गल्फ स्ट्रीम हो गया, अलग अलग प्रकार की धाराएं हमने जान ली है। अब देखिए क्षैतिज हमने देख लिया, ऊर्ध्वाधर में एक और रह गया। जो ऊर्ध्वाधर में एक और संचलन जल का रह गया वो है ज्वार भाटा, है ना। कि ज्वार भाटे में भी जल जो है वो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर नीचे होता है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, है ना। तो चलिए उसके तरफ चलते हैं ज्वार भाटों के संबंध में। अब देखिए ज्वार भाटे पहले तो देखिए होते क्या हैं। तो जल का देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, ये ज्वार भाटे होता है। ऊपर चढ़ना ज्वार होता है और नीचे गिरना तो वो भाटा हो गया, इस प्रकार से, है ना। अब ज्वार भाटों में अभी ज्वार भाटे आते क्यों, आप कहोगे सर कि ज्वार भाटे ये जल ऊपर नीचे होता है क्यों है। तो देखिए चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय बल लगता है ना, उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ज्वारीय बल की वजह से जल उनकी तरफ खिंचता है ना। इसलिए जल ऊपर चढ़ता है और फिर पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल काम करेगा उसकी वजह से जल पीछे की पृथ्वी की तरफ खींचता है। इसी वजह से जो है ज्वार भाटे आते हैं और इसी कारण जो जल ऊपर चढ़ता है ना उसको हम महोर्मी या सर्ज कहते हैं, है ना। वाटर सर्ज होना मतलब पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, उसे कहते हैं वाटर सर्ज। अगर आप तट के पास खड़े हैं तो पानी जो है तट के ऊपर तक चढ़ाएगा, उसे क्या कह दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है महोर्मी या सर्ज। हालांकि देखिए वाटर सर्ज तो कभी भी हो सकता है। अगर देखें यहाँ पर कुछ इंग्लिश के वर्ड अगर यूज़ हो रहे हैं तो आप उसका ऐतराज़ मत करना, क्योंकि यूपीएससी के सफ़र में कभी भी देखिए भाषा से आपको वो नहीं रखना कि नहीं मैं इस भाषा का बिल्कुल नहीं सीखूंगा। ज्ञान जहाँ से मिल रहा हो आपको लपेट लो बस।
तो जो वाटर सर्ज में तो क्या होता है, पानी कभी भी ऊपर चढ़ सकता है, उसमें स्थानीय भूमिकाएं जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, वायु अगर पवनें खूब तेज गति से चल रही है तो पवनें जो है वो लहरें उत्पन्न कर देंगे और पानी ऊपर चढ़ जाता है। परंतु ये ज्वार भाटे होते हैं ना, ये नियमित होते हैं, है ना, ये हमेशा नियमित होते हैं कि इतने घंटे के बाद ही ये ज्वार भाटे आएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ये 24 घंटे और 56 मिनट में, 24 घंटे और 56 मिनट में एक ज्वार आता है, और फिर उसके देखा जाए तो 12 घंटे और 28 मिनट में भी कुछ ज्वार आते हैं, है ना, बृहद ज्वार, और इस प्रकार से निम्न ज्वार आते रहते हैं। तो इस प्रकार से 12 घंटे के अंतर पर आते हैं और 6 घंटे के अंतर पर आते हैं, फिर 3-3 घंटे के अंतर पर भी आते हैं, है ना, तो 3 घंटे और कुछ मिनट पे आते हैं। इस प्रकार ये क्या होते हैं कि ये ज्वार भाटे नियमित अंतराल पर ही आते हैं। ये इस प्रकार से क्यों आते हैं नियमित अंतराल पे? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है और चंद्रमा वगैरह जो है वो भी घूर्णन कर रहे होते हैं, तो उनके ज्वार की वजह से तो ज्वार भाटे आते हैं। इसीलिए उनके जो पोजीशन हमारी होती है उनके साथ में पृथ्वी की, उसकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं, है ना। अब देखिए, चंद्रमा के का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है सूर्य की अपेक्षा। अगर आप कहोगे सर कि सूर्य तो ज़्यादा बड़ा, उसका अब जो है वो बल ज़्यादा लगना चाहिए, ज्वारीय बल, पर सूर्य ज़्यादा दूर भी तो है हमसे, चंद्रमा हमारे पास में, इसलिए चंद्रमा का ज्वारीय बल है वो ज़्यादा लगता है। स्टेटमेंट बन जाए कहीं कि सूर्य का ज्वारीय बल ज़्यादा लगता है ज्वार भाटाओं में, तो गलत है, चंद्रमा का ज़्यादा लगता है ना। फिर 1 मिनट में पानी पी लूँ। तो इनमें 2 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो जो चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल हो गया, एक होता है अपकेंद्रीय बल। अब आप अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये कोई वो है केंद्र है। अब यहाँ से कोई अगर आप पिंड घुमाओगे तो क्या होगा, एक तो बल लगेगा बाहर की ओर, है ना, एक बल लगेगा बाहर की ओर, जिसे कहेंगे अपकेंद्रीय बल, है ना, और एक बल लगेगा केंद्र की ओर लगेगा बल, है ना, कि एक कोई ना कोई जो बल जो है वो हमें केंद्र की ओर खींचेगा। उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, उसको कह दिया हमने अभिकेंद्रीय बल। तो जो अपकेंद्रीय बल है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज्वार ज्वार भाटे आने में, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का बल अपनी तरफ जल को खींचेगा, तो उसकी विपरीत दिशा में जो है अपकेंद्रीय बल भी अपने आप को संतुलन में लाने के लिए जल को एक दूसरी तरफ भी खींचेगा। और बढ़िया से अभी मैं चित्र के साथ आपको और समझा दूंगा, है ना। इस प्रकार से ये दोनों संतुलन करने के चक्कर में ही वे ज्वार भाटे उत्पन्न हमारे यहाँ होते हैं। तो चंद्रमा की तरफ जो पृथ्वी है उस भाग में तो चंद्रमा के ज्वार से ज्वार भाटा आएगा, तो उसके विपरीत में किस प्रकार से ज्वार भाटा आएगा, उसके विपरीत में ज्वार भाटा आएगा किसकी वजह से, इसी अपकेंद्रीय बल की वजह से। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा की तरफ वाला हिस्सा जो है वो चंद्रमा के ज्वार की वजह से ये जल जो है ऊपर चढ़ेगा, चंद्रमा की तरफ खींचेगा। परंतु ये चंद्रमा है और चंद्रमा की विपरीत दिशा में जो ज्वारीय उभार आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो अपकेंद्रीय बल की वजह से आएगा। और वास्तविकता में स्थिति देखिए इस प्रकार से होती है ना। तो एक तरफ चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा के ज्वार की वजह से जल चंद्रमा की तरफ खींचा, तो उसके संतुलन करने के लिए अपकेंद्रीय बल की वजह से उसके विपरीत दिशा में भी उतना ही जल जो है खींचेगा। इसकी वजह से 2 तरफ जो है ना ज्वार आते हैं, हाई टाइड्स यानी उच्च ज्वार, और 2 जगह पे आते हैं निम्न ज्वार। अब यहाँ का जल तो देखिए खिंच के इस तरफ से हो गया, तो यहाँ का जल तो जो है वो कम हो गया ना, तो यहाँ तो हाई टाइड है और यहाँ का है निम्न टाइड, निम्न ज्वार इसे कह देते हैं, इसे लो टाइड, इसे हाई टाइड। ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है, और इसके बारे में अच्छे से जानकारी आगे हासिल कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको किस प्रकार से अपकेंद्रीय बल जो है संतुलन करने के लिए अपकेंद्रीय बल की वजह से भी चंद्रमा के विपरीत दिशा वाली पृथ्वी पर भी क्या होता है, ज्वार भाटे आते हैं, है ना। फिर ज्वाल उत्पन्न करने वाले बल है, और इन दोनों बलों के बीच में जो अंतर होता है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है और अपकेंद्रीय बल, इन दोनों की वजह से ही देखे क्या आते हैं, इस दोनों की वजह से ही हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। अब चंद्रमा का बल जो है वो जल बल जो है वो ज़्यादा लगता है, सूर्य की अपेक्षा लगता है ज़्यादा, क्योंकि वो चंद्रमा पास में है हमारे, है ना। और चंद्रमा की तरफ वाले भाग में क्या होगा, चंद्रमा का बल ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ज्वार आने में बजाय कि अपकेंद्रीय बल में। और अपकेंद्रीय दूसरी तरफ क्या होगा, अपकेंद्रीय बल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, है ना। इस प्रकार से हमने ये सब चीज़ें देख ली है। चंद्रमा का पृथ्वी की तरफ क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले उद्वादन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने जानकारी इसके बारे में हासिल कर लिए। अब ज्वार से संबंधित एक एग्जाम्पल है, यूपीएससी ऐसा पूछ लेती है कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है, फेमस कौन है, तो वो है फंडी की खाड़ी। ये फंडी की खाड़ी कहाँ है,
कनाडा नाम का देश आपने सुना होगा। उत्तर अमेरिका में 3 देश हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 3 देश, कनाडा सबसे ऊपर, नीचे आता है बीच में जो है वो यूएसए, और उसके नीचे आता है मैक्सिको। तो कनाडा जो है, कनाडा में जगह ये है फंडी की खाड़ी, है ना। ये फंडी की खाड़ी इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बनी हुई है, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से ये है नोवा स्कोशिया नाम का एक द्वीप, जो कि सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है नोवा स्कोशिया द्वीप। और ये है न्यू ब्रंसविक, है ना, ये न्यू ब्रंसविक है, और ये है नोवा स्कोशिया द्वीप, जो किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? एप्पल की खेती के लिए। और ये है फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ज्वार आता है ना, वो 1516 मीटर के ऊपर ऊंचा होता है, आप समझ लीजिए आप, है ना। और इस प्रकार से 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं, और 2 निम्न ज्वार आएंगे, 2 उच्च ज्वार आएंगे, तो फिर 2 निम्न ज्वार भी आएंगे। निम्न ज्वार का मतलब आप समझ गए ना। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको नई स्लाइड लेके समझा दूँ। देखिए, इस प्रकार से अगर ये चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी, इस प्रकार से ज्वार आएगा, तो यहाँ जो आ रहा है वो तो हाई टाइड है, ये तो चंद्रमा के ज्वार की वजह से आ गया। ये जो है कि अपकेंद्रीय बल की वजह से आ गया, परंतु यहाँ का जल तो इस तरफ चला गया ना, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ निम्न ज्वार आएगा, यहाँ लो टाइड आएगा। तो 2 लो हाई टाइड और 2 लो टाइड आएंगे, है ना। इस प्रकार से आप समझिए, है ना। तो 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार वहाँ पर हमेशा रोज ही आते हैं, इसलिए एक ज्वार जो है वो 6 घंटे के भीतर आ जाता है वहाँ पर, है ना। अगर 4 आएंगे 24 घंटे में, तो 6 घंटे में एक आ गया ना, तो 6 घंटे और कुछ मिनट के ऊपर आता है वो, एग्जैक्ट 6 मिनट में नहीं। और ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.5 मीटर तक, 2.4 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मिनट में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी वहाँ पर चढ़ जाता है। अगर आप गलती से यहाँ पर जाके खड़े हो गए, है ना, इस क्लिफ के किनारे जाके खड़े हो गए, और तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इससे पहले तो आप पानी में डूब जाओगे। आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, उससे पहले आप पानी में डूब जाओगे, क्योंकि 15 मीटर तक पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो आप समझ गए, क्या समझ गए आप? फंडी की खाड़ी कहाँ है? फंडी की खाड़ी है कनाडा में। तो कनाडा के जो फंडी की खाड़ी है ना, वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है। आजकल यूपीएससी ऐसे पूछने लगी है क्वेश्चन, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, सबसे पहला प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा आप कहोगे कि सोलर जो वो प्लांट कहाँ लगा हुआ है, इस प्रकार से वो पूछती है। तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, जो कि कनाडा में है। अब देखिए, और बड़ा कहाँ पर आएगा? जहाँ का महाद्वीपीय मग्न तट जो है ना वो ज़्यादा बड़ा होगा ना, वहाँ पर ज़्यादा ज्वार भाटे आएंगे, है ना। वहाँ पर ज्वार उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जहाँ का महाद्वीपीय मग्न तट ज़्यादा विस्तृत होता है। हमने ऑलरेडी देख लिया है महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है। और जब ये ज्वार होते हैं, ये महासागरीय जो द्वीप होते हैं उनसे टकराते हैं, तो उनकी ऊंचाई में फिर अंतर आ जाता है। द्वीपों से टकराएंगे तो ऊंचाई में अंतर आएगा। साथ ही तटों के पास जो ज्वारनद और खाड़ियाँ होती हैं, उनकी आकृतियाँ भी इनको प्रभावित करती है। मान लीजिए, अब देखिए फंडी की खाड़ी, इसका आकार इस प्रकार से का है ना, इसीलिए इसमें सबसे बड़ा आता है ज्वार भाटा, क्योंकि आगे से इस प्रकार से ही बनी हुई है, बंद बनी हुई है पूरी। तो जल इसमें चढ़ेगा ना, आगे निकलने की जगह नहीं है, इसलिए सब खूब ऊपर तक जल जो है वो चढ़ेगा। तो इसकी बनावट जो है ना वो भी प्रभावित करती है कि किस प्रकार से खाड़ी और ज्वारनद मुख है, उसके साइज कैसे है, उसका शेप कैसा है, वो भी इसको प्रभावित करता है। अगर शंकुआकार बनी है, जैसे ये शंकुआकार है, तो इस प्रकार के शंकुआकार कोई खाड़ी बनी हुई है, तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से फिर ये ऊंचा ज्वार आता है। और जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच और खाड़ियों के बीच से गुजरता है और ज्वारनद मुखों के बीच से गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय धारा कह देते हैं। देखिए ज्वारीय धारा यहाँ पर आप समझिए चित्र की सहायता से। ये देखिए एक शंकुआकार ये वो है, खाड़ी है, और यहाँ पर देखिए ये जब जल अंदर की तरफ जा रहा है, ज्वार जब आ रहा है, तो इसे फ्लड करंट कहते हैं। फ्लड करंट मतलब बहाव इसे कह दिया जाता है, या बाढ़ भी इसे कह दिया जाता है, इसे कहते हैं। और ये जो जल वापस निकल रहा है, इसे कहते हैं भाटा, है ना। इसको भाटा की जो ये धारा है वो है ना। इस वजह से जल इसके अंदर जाएगा तो इसे फ्लड करंट कहा जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है। चित्र की सहायता से देखिए थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। फिर होता है ज्वार भाटों के प्रकार। ज्वार भाटे कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? देखिए ज्वार आवृत्ति के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, गति के हिसाब से उनमें अलग अलग उनमें अंतर पाया जाता है। और ज्वार भाटाओं की बारंबारता के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं ये बताऊँ, इससे पहले मैं आपको एक बता दूँ कि यहाँ पर देखिए ज्वारनद का इस्तेमाल हुआ शब्द का। अब आप कहोगे सर ज्वारनद क्या होता है, ये कौन सी चीज़ आ गई? तो देखिए नदियाँ
जब समुद्र से मिलती है तो दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। एक होता है ज्वार नद, एक होता है डेल्टा। डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो नदियाँ लंबी है और जो नदियाँ ज़्यादा गाद और अवसाद लेकर आती है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है डेल्टा। इस प्रकार से, है ना, नदियाँ यहाँ पर एकदम बहाव कम हो गया, यहाँ पर देखिए ये इकट्ठा कर दी गई है अपना अवसाद, और इस प्रकार से ये जब समुद्र से मिलती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। और यह है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह है एस्चुरी, है ना, ज्वार नद जिसे कहते हैं। ये समुद्र है, ये समुद्र से मिल रही है ये नदी, देखिए किसी प्रकार का कोई डेल्टा का निर्माण ये नहीं कर रही है ना, कोई अवसाद यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर रही है, ये सीधा जाके समुद्र से मिल जा रही है ना। यहाँ समुद्र और इसका लेवल जो है एक सेम यहाँ पर हो जाता है। और ये नदियाँ अगर आप भारत में कंपैरिजन करें तो जो भी ईस्ट कोस्ट की नदियाँ हैं ना, पूर्वी तट पर बहती हैं नदियाँ, वो नदियाँ डेल्टा का मैक्सिमम निर्माण करती हैं। और जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती है, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, वो मैक्सिमम नदियाँ जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि एक तो वो जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है वो पठारी इलाका है, तो वहाँ पर कटाव करने में, अपरदन करने में इनको मुश्किल आती है नदियों को, इसलिए इतना अवसाद उसमें इकट्ठा नहीं हो पाता है कि वो जाकर कम बहाव जब उनका हो जाए तो वहाँ पर जाके वो जमाव कर पाए उसका, और उसकी वजह से वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट के आ गए, समुद्र से मिल पाए, इसलिए वो एस्चुरीज का निर्माण करती है। ये जनरल एक हो गया। हालांकि ईस्ट कोस्ट पे भी कुछ नदियाँ हैं जो ज्वार नद का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है ना। ये समझ गए आप कि क्या ज्वार नद होता है। ये देखिए इस प्रकार से ये है डेल्टा और ये है एस्चुरी। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बन गया था एक बार 2001 या 2004 में ऐसे क्वेश्चन बन गए थे। एक होता है टाइडल बोर्स, एक होता है टाइडल करंट, है ना। टाइडल बोर्स क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये है नदी आके समुद्र से मिल रही है और ये यहाँ पर ओशन है, ये रिवर है, ये रिवर आके इस प्रकार से समुद्र में मिल रही है। और ये जो देखिए जब हाई टाइड आता है ना, यानी उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार मतलब पानी जब ऊपर की तरफ बढ़ता है समुद्र का, तो ये पानी देखिए, ये पानी की लहर देखिए नदी में आगे तक चली जाती है। ऐसा होता कहाँ है? सिर्फ एस्चुरी में होगा, डेल्टा में नहीं होगा। तो ये देखिए ये आगे की तरफ चला जा रहा है, तो ये जो बन रहा है ना, ये क्या है? ये टाइडल बोर्स होते हैं, नदी में आगे तक चले जाते हैं, तो ये होते हैं टाइडल बोर्स। और ये टाइडल बोर्स जो है ना, वो होते कहाँ पर होंगे? वो टाइडल बोर्स उसी जगह पे होंगे जहाँ पर देखिए जो रिवर होगी वो एकदम कम गहराई होगी, छिछली जल होगा वहाँ पर, और नदी का मुख देखिए, नदी का मुख होना चाहिए एकदम सकरा मुख उसका होना चाहिए, वहाँ पर इनका निर्माण होता है। और इनके रेंज देखिए ज़्यादा से कम हो सकती है, 20 फीट तक भी इनकी रेंज हो सकती है टाइडल बोर्स की। और टाइडल बोर अगर देखा जाए तो ये टाइडल बोर्स आप देखिए इंग्लिश में याद रख लीजिए, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में बनेगा। तो टाइडल बोर जो है ना, वो देखिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल बोर कहाँ बनता है तो सिल्वर ड्रैगन उसका नाम है, और कियांगतांग रिवर है चाइना की, कियांगतांग नदी चाइना की, वहाँ उसमें बनता है सबसे बड़ा टाइडल बोर जिसे कहते हैं सिल्वर ड्रैगन, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, सबसे बड़ा टाइडल बोर कहाँ बनता है? आपने सुना ही नहीं हो सर, ये टाइडल बोर कौन सी चिड़िया का नाम है? तो ये जो नदी से मिलते वक्त ज्वारनद मुख में ही होगा ये, तो ज्वारनद मुख में होगा। और नदी का मुहाना देखिए अगर इस प्रकार से सकरा है, तो यहाँ से देखिए समुद्र की जो लहरें हैं, जब उच्च ज्वार आता है तो समुद्र का जो जल है वो एस्चुरी में जो है वो प्रवेश कर जाता है, उसके वजह से टाइडल बोर्स का निर्माण होता है। उसके लिए होना क्या चाहिए कंडीशन? एक तो छिछला जल होना चाहिए, नदी का ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात इसका मुहाना जो है ना वो कम चौड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये जा रही है लहरें इस तरह नदी के मुहाने में, एस्चुरी में ये जा रही है। तो ये हमने देख लिया टाइडल बोर्स, है ना। इसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए, है ना। अब देखिए आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा देखा जाए तो आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटे को बांट सकते हैं हम सेमी डायरोनल, डायरोनल और मिक्स टाइप। इसका मतलब एक तो दैनिक ज्वार हो गया, यानी दैनिक मतलब प्रतिदिन एक उच्च ज्वार आएगा, एक निम्न ज्वार आएगा, समझ गए बात। फिर एक हो गया अर्धदैनिक ज्वार, मतलब दिन में 2 बार आएगा, यानी 2 उच्च ज्वार आएंगे और 2 निम्न ज्वार आएंगे, समझ गए आप बात। तो ये हो गया अर्धदैनिक और ये हो गया दैनिक। दैनिक में 1 उच्च 1 निम्न, और अर्धदैनिक का तो भाई 2 हो जाएंगे। मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में जिनके ज्वार और ज्वार भाटा होता है उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है और उन्हें मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। इनमें होती है दैनिक वालों में, उनमें ऊंचाई वगैरह सब समान होती है ना।
और ये जो वाले ज्वार भाटे आते हैं ना, मिक्स ज्वार भाटे, वो कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट और प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय समूह है वहाँ पर ये मिक्स्ड टाइड्स या जो मिश्रित ज्वार जो है वो आते हैं। कहाँ? उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है और प्रशांत महासागर के जो द्वीप है वहाँ पर ये आते हैं। समझ गए? आगे चल लेते हैं, आगे आ जाते हैं। एक समझने वाली चीज़, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, हालांकि पुराना क्वेश्चन है पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दो होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स होता है, एक नेप टाइड होता है। इनको कहते तो हैं, देखिए जो नेप टाइड होता है उसको कहते हैं निम्न ज्वार और इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड को वृहद ज्वार। मगर जो उच्च ज्वार निम्न ज्वार जो होते हैं उनको भी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इनका नाम जो है ना याद रखना, नेप टाइड और स्प्रिंग टाइड के नाम से ही। अब देखिए दो सिचुएशन होती हैं, यहाँ से मैं बता दूँ। दो सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक तो देखिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाए, है ना। यहाँ से बता दूँ, ये है सूर्य, ये चंद्रमा और ये अपनी होगी पृथ्वी, ये तीनों एक लाइन में आ जाए, है ना। और एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, हो सकता है ना। ये सन है, ये अर्थ, ये मून है, ये अर्थ है। अब यहाँ पर देखिए ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, ये सिचुएशन में हो सकती है ना। तो ये वाली पोजीशन होती है ना, इसको कहते हैं सीजी की, सीजी की इसे कहते हैं, इंग्लिश में याद रख लीजिएगा। अगर ये तीनों एक लाइन में हैं तो इसमें क्या होगा, एक समरेखीय हैं ये, तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर ज्वार जो है वो दोनों का साथ लगेगा, सूर्य का और चंद्रमा का ज्वार साथ लगेगा। इसकी वजह से जो हाई टाइड होगा वो ज़्यादा ऊंचा आएगा। समझ रहे हैं आप बात। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल पोजीशन है जिसमें समकोण पर है सूर्य और चंद्रमा, तो देखिए सूर्य इधर खींचेगा जल को और अपकेंद्रीय बल की वजह से इधर खींचेगा, परंतु मून इधर खींचेगा और उसके अपकेंद्रीय बल की वजह से जल इधर खींचेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हाई टाइड्स जो आएंगे ना वो कम नीचे आएंगे, निम्न हाई टाइड होंगे ना उसकी ऊंचाई जो होगी वो कम होगी, है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए दो सिचुएशन हो सकती है, नेप टाइड और हाई टाइड। अब स्प्रिंग टाइड। अब नेप टाइड में क्या होगा, मून, अर्थ और सन यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य 90 डिग्री के कोण पे होंगे, है ना, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पे होंगे। उससे क्या होगा, अब देखिए ये जल जो है सूर्य की ज्वार की वजह से इधर खींचेगा और इसके अपकेंद्रीय बल की वजह से इधर खींचेगा, परंतु चंद्रमा के ज्वार की वजह से ये ऊपर की तरफ खींचेगा और इसके अपकेंद्रीय बल की वजह से इधर खींचेगा। इसलिए क्या होगा कि जल जो है वो जल किसी भी तरफ ज़्यादा मात्रा में ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और इसलिए क्या होगा कि जो हाई टाइड्स होंगे, इसमें हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार, यानी अगर नॉर्मल कंडीशन में हाई टाइड क्या होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये होता है हाई टाइड, है ना। अगर ये यहाँ पर चंद्रमा है और ये अर्थ है तो ये जो जल इधर की तरफ निकला हुआ है ये हाई टाइड है ना, इस तरफ लग रहा है और इस तरफ इसके अपकेंद्रीय बल की वजह से, और ये जो ऊपर की तरफ है ये लो टाइड है ना। तो समझ गए आप, हाई टाइड और लो टाइड। तो अगर ये वाली सिचुएशन है नेप टाइड की जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पे हैं, तो यहाँ पर जो उच्च ज्वार होते हैं वो उनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है। समझ रहे हैं आप बात, ऊंचाई, उच्च ज्वार की ऊंचाई इनमें कम होगी। और निम्न ज्वार जो आएगा, यानी कि अगर इसकी वजह से इधर खिंचा तो यहाँ पर निम्न ज्वार आएगा, तो भी उस निम्न ज्वार की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत उसकी निम्न ज्वार की ऊंचाई भी अधिक होती है। इस प्रकार से इसका होता है ना। निम्न ज्वार की ऊंचाई तो इसमें अधिक होगी और हाई टाइड की ऊंचाई होगी ना, हाई टाइड की उसकी ऊंचाई इसमें कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को ये यहाँ पर संतुलित कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है स्प्रिंग टाइड में कि सन और मून दोनों एक ही तरफ हो। सन और मून दोनों अगर एक ही तरफ होंगे तो क्या होगा कि हाई टाइड जो है ना वो बहुत ऊंचे होंगे, है ना। और इस तरफ भी हाई टाइड ऊंचे होंगे और इस तरफ भी, है ना, इसके अपकेंद्रीय बल की वजह से। और ऊपर जो निम्न ज्वार आने चाहिए वो सामान्य की तुलना में भी और नीचे आएंगे। समझ रहे ना, क्योंकि दोनों का बल एक साथ लग रहा है, सूर्य और चंद्रमा का, और ये सेम सिचुएशन इसमें होती है। तो इन दोनों के बीच में आपको याद क्या रखना है, मैं यहाँ समझा दूँ। अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों अगर एक सिद्ध में हो तो क्या होगा, उच्च ज्वार जो होगा ना, हाई टाइड, वो जो बहुत ऊंचा आएगा, इसमें हाई टाइड जो है वो ऊंचा होगा, और लो टाइड जो है वो लो टाइड, इसमें लो टाइड में ऊंचाई होगा, इसमें लो टाइड नीचा हो जाएगा।
लो टाइड जो है उसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी। सामान्य से कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक तरफ पूरा जल खिंच जा रहा है ना, इस प्रकार से पूरा जल दोनों तरफ खिंच जा रहा है, तो यहाँ का जल जो है एकदम नीचे चला जाएगा। कंसेप्ट से सीखो, ऐसे तो भूल जाओगे आप। तो इस तरह का जल जो है एकदम नीचे की तरफ चला जाएगा पृथ्वी का, इसलिए लो टाइड जो है वो भी एकदम नीचे आएगा इसमें, है ना, जब सन, अर्थ और मून एक सीध में हो, है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जो सन यहाँ हो, अर्थ यहाँ हो और मून यहाँ हो, इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल पोजीशन भी हो सकती है। इस पोजीशन में क्या होगा कि उच्च ज्वार जाएगा ना, हाई टाइड, वो हाई टाइड जो है ना वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जो जल इधर खींचना चाहिए था और फिर इसकी वजह से ये इधर भी खिंच जा रहा है, तो दोनों का संतुलन बन जा रहा है, इसकी वजह से हाई टाइड इसमें लो आएगा। परंतु जो लो टाइड आएगा ना, लो टाइड, वो लो टाइड इसमें हाई आएगा। फिर क्यों आएगा? क्योंकि इसका बल, इसकी वजह से अगर यहाँ लग रहा है तो ये वाला तो इसकी अपेक्षा क्या लो टाइड ही कहलाएगा ना, तो ये वाला जो जल है वो फिर कम इसकी मात्रा में ऊंचा उठेगा, और ये इसकी तुलना अगर करें तो ये वाला लो टाइड होगा, तो इसकी मात्रा में ये वाला जल भी कम ऊंचा, वो ज़्यादा ऊंचा उठेगा, कम की क्या ज़्यादा ऊंचा उठेगा। तो इसमें लो टाइड तो होगा हाई और हाई टाइड होगा लो। उल्टा कर लेना, अगर लो टाइड, हाई टाइड लो है तो लो टाइड उल्टा हाई होगा। समझ आया ना? यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताना जरूरी समझा था। ठीक है, समझ लिया। अब आगे चल लेते हैं। अब देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक और है अपभू और उपभू। अपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम पास में होता है तो वो उपभू की समस्या, वो सिचुएशन होती है, और पृथ्वी से दूर होता है एक अधिकतम दूरी पर, तब वो अपभू की सिचुएशन होती है। तो उपभू में ज़्यादा बड़ा टाइड आएगा, ऊंचा टाइड आएगा कि अपभू में आएगा? तो जब चंद्रमा के पास में पृथ्वी कब होगी? उपभू में। एक होता है अपभू। अप मतलब ऊपर होता है ना, इसका मतलब अप मतलब पृथ्वी से चंद्रमा बहुत ज़्यादा दूरी है ना। तो चंद्रमा से ज़्यादा दूरी है तो चंद्रमा का ज्वारीय बल कम लगेगा, इसका मतलब अपभू में जो ज्वार आएंगे वो कम, नीचे ही ज्वार आएंगे, ऊंचे ज़्यादा ज्वार नहीं आएंगे। उपभू मतलब पास में है चंद्रमा के, तो इसलिए उपभू में ज़्यादा ऊंचे ज्वार आएंगे। फिर अगर ये सेम टू सेम अपसौर और उपसौर होता है, ये सूर्य के संबंध में होता है, तो ये सेम टू सेम उसके में लागू होगा, है ना। इस प्रकार से ये हमने देख लिया। फिर होता है यहाँ पर देखिए भाटा। भाटा का मतलब क्या होता है? जब पानी एक बार ऊपर चढ़ गया तो उसे कहते हैं ज्वार, और पानी वापस जब नीचे उतर रहा है उसे कहते हैं भाटा। तो भाटा मतलब जो जल जो है वो नीचे उतर रहा है। अब देखिए, राजस्थानी भाषा में भाटे का मतलब कुछ अलग ही होता है। राजस्थानी भाषा में अगर भाटा कह दो आप, तो भाटा मतलब होता है पत्थर। ये हो गया राजस्थानी। अब इतना सर गाए जा रहे हो ज्वार भाटे का, आप महत्व तो बता दो, ज्वार भाटे का महत्व क्या है? तो देखिए, नौका संचालन है ना, और मछुआरों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है? देखिए, अगर अब पता है कि हर 6 घंटे में एक ज्वार आएगा, तो वो ज्वार, मान लो कि कोई पोर्ट है वो नदी के किनारे बना हुआ है और वहाँ पर जल कम है और जहाज़ बड़ा है, तो जहाज़ बड़ा है और जल कम है तो जहाज़ अंदर जा नहीं पाएगा पोर्ट में। तो वो पोर्ट वाला क्या करेगा? जहाज़ वाला इंतज़ार करेगा कि हाँ 6 घंटे, मतलब मान लो कि 4 बजे जो है वो ज्वार आने वाला है, तो वो उसके आसपास रखेगा गहरे जल में। और जैसे उसको पता लगेगा 4 बजने वाले हैं, वो बोट को अंदर लाएगा और ज्वार की वजह से पानी जो है वो जल ऊपर चढ़ेगा और वो 4 बजे लाके आपको यहाँ खड़ी कर देगा बोट को। अब उसको पता है हर अगले 6 घंटे में भाटा आएगा, ज्वार भाटा आएगा, तो भाटा अब वापस जल उतरेगा, तब वो क्या करेगा? अपना जहाँ सामने उतार के, और जब भाटा जाएगा तो भाटे के साथ साथ वो वापस खोलेगा। तो इस प्रकार से वो अपना उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यापार करने में, है ना, नौका संचालन में। और मछुआरों को भी इस प्रकार से आराम से मछुआरे जा सकते हैं मछली लेने। माफ़ करना। फिर एक होता है डिसिल्टेशन में भी। देखिए क्या होता है, अगर कोई ज्वार नद है ना, ज्वार नद मैंने आपको बताया कि सकरी जो मुंह होता है जो नदी का, वो जाके समुद्र से मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि गाद इकट्ठा हो जाता है ना। मान लो यहाँ कोई पोर्ट वगैरह है तो वो सिल्ट की वजह से गाद बढ़ जाता है यहाँ पर। फिर अगर इसमें ज्वार की वजह से पानी ऊपर गया और जब भाटे की वजह से पानी वापस बाहर गया, तो यहाँ का जो सिल्ट वगैरह था, गाद अवसाद, उसको पानी अपने साथ लेके चला जाता है। तो इस प्रकार डिसिल्टेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। फिर यहाँ पर मान लो कि ये पानी गंदा इकट्ठा हो गया यहाँ पर, अब क्या होगा? 6 घंटे में पानी आएगा और यहाँ से एकदम पूरा पानी साफ करके चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक प्रदूषित जल को ज्वार नद मुख से बाहर निकालने के भी काम में आता है। ठीक,
फिर ज्वारे ऊर्जा भी हम बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर ज्वारे ऊर्जा किस प्रकार आप बनाओगे, तो ज्वारे ऊर्जा बनाएंगे अभी बताता हूँ चित्र की सहायता से। वैसे तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा दो आपको मैं ज्वारे ऊर्जा किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। देखिए जल अंदर आ रहा है, ठीक है, और फिर बाहर जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बांध जैसा हम कुछ बना सकते हैं, है ना, जिसका गेट लगा दें। अब ज्वार की वजह से जो है, बहाव की वजह से पानी अंदर गया, इस खाड़ी में इकट्ठा हो गया। अब पानी बाहर भी तो निकलेगा भाटे में। अब हम क्या करेंगे, गेट को बंद कर देंगे और उस गेट के ऊपर लगा देंगे टरबाइन। और जब पानी वापस इस सकरे से मुंह से बाहर निकलेगा तो वो टरबाइन घूमेंगे, और टरबाइन घूमने से जो है क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा। और ऐसा देखिए फ्रांस में और यूके में, अमेरिका वगैरह में भी ऐसा करना शुरू भी कर दिया है वहाँ की सरकार ने। और ऐसा तो देखिए भारत में भी, भारत की सरकार ने भी करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। अभी आइए, आप आगे आइए, इस प्रकार से देखें यहाँ से। ये है ज्वारे ऊर्जा। ज्वारे ऊर्जा में क्या होता है कि ज्वारे ऊर्जा के दौरान जो पानी अंदर भरता है, फिर उसकी वजह से जो वापस पानी बाहर निकलेगा, उसकी वजह से वहाँ पर टरबाइन लगा देने जाएंगे, और टरबाइन की वजह से वो घूमेंगे तो उससे बिजली बन जाएगी, ठीक है। और ये ऊर्जा जो बनेगी वो एक नवीकरणीय स्रोत है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें रिलीज नहीं हो रही है ना। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारे वो बल होता है उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें सिर्फ कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से देखें, ये जल यहाँ पर है, ये पानी अंदर गया यहाँ से, फिर क्या हो गया, अब यहाँ से हमने ये बैराज तरीके का बना दिया, और जब जल यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये जो टरबाइन लगेंगे यहाँ से घूमेंगे, और ये जब घूमेंगे तो इससे बिजली का उत्पादन होगा। इस प्रकार से देखिए, है ना। यहाँ पर एक सकरी खाई है, तो इस सकरी खाई पर यहाँ पर है, इसको बना दिया गया ये पूरा बांध तरीके का, है ना, बैराज। और भारत सरकार ने भी देखिए लगभग 8000 मेगावाट, भारत सरकार ने कहा है कि लगभग 8000 मेगावाट ज्वारे ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता भारत में है। और उसमें से भी खंबात की खाड़ी में ही लगभग 7000 मेगावाट जो है वो बनाने की क्षमता है, और लगभग 1200 मेगावाट जो है वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में भी है। और 7000 खंबात की खाड़ी में, 1200 मेगावाट कच्छ की खाड़ी में, और लगभग 100 मेगावाट जो है वो तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पर भी ये बनाने का संभावना अपने पास है। तो 8000 मेगावाट तक की संभावना है भारत में है। तो भारत सरकार भी इसके ऊपर प्लानिंग बना रही है कि हम भी जो है इस प्रकार की ऊर्जा जो उत्पादन कर लें। एक देखिए ऊर्जा से संबंधित बात करें तो एक और देख लेते हैं, वो ज्वारे ऊर्जा होगी। एक होती है देखिए ओशन करंट एनर्जी। ओशन करंट एनर्जी क्या होगी, मैंने आपको कल बताया था कि महासागरीय धाराएं होती है, वो एक निश्चित दिशा में जल का तेज गति से प्रवाह होता है, 5 नॉट्स तक, आप है ना, बताया मेरे को, यानी 1 घंटे में 5 नॉटिकल माइल्स तक वो जा सकती है। तो अच्छा खासा उनका बहाव होता है। अब क्या कर सकते हैं, तो जहाँ पर शैलो वाटर है, यानी छिछला जल है, वहाँ पर हम इस प्रकार के टरबाइन नीचे लगा देंगे, है ना, महाद्वीपीय मग्न तट पर। और अब मान लो इधर से जो है समुद्री धारा गुजर रही है, महासागरीय धारा, तो ये उस महासागरीय धारा के जल की वजह से ये टरबाइन घूमने लगेंगे, और घूमने के बाद यहाँ से बिजली बन जाएगी, है ना। तो मैक्सिको की खाड़ी वगैरह में गल्फ स्ट्रीम जहाँ से होकर गुजरती है ना, वहाँ पर इस प्रकार से ये इसका उत्पादन करने की प्लानिंग चल रही है, और वहाँ से किया भी जा रहा है ना। तो ये हमने देख लिया है। तो हमने ज्वारे ऊर्जा के बारे में देख लिया, ओशन करंट एनर्जी के बारे में भी देख लिया। अब एक इम्पोर्टेंट पोर्ट जो अपना टॉपिक रह गया, वो रह गया भारत के मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, है ना, उनके बारे में, उससे रिलेटेड। तो वो मेजर पोर्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर 12 है कि मेजर पोर्ट 13 है। तो देखिए मेजर और माइनर पोर्ट्स क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। मेजर पोर्ट होगा तो उसको भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है, ये पत्तन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय हैं वो। और जो नॉन मेजर या माइनर पोर्ट होते हैं उसको वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और किसी के साथ उसने कोऑपरेशन करके वो बनाया, तो वो उसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखिए ये मैं आज का ही मैं जो है आज ही ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, और ये स्क्रीनशॉट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का, इसलिए मतलब ये पुख्ता है। कभी भी आपको कोई ऐसे इस्तेमाल करना हो ना डेटा, तो डेटा होना चाहिए किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, गवर्नमेंट की साइट हो गया, उससे, है ना। तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ, जहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स, है ना, एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स। तो हमने कितना हमारे यहाँ मेजर पोर्ट्स अगर यूपीएससी पूछे तो 12 नहीं है, 13 नहीं है, कितने हैं, 12 हैं। एक बात हो गई। अब एक एक करके
इन पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। ये देखिए कच्छ की खाड़ी में है कांडला पोर्ट गुजरात में। ये कांडला पोर्ट बनाया गया था किसके लिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो कराची पोर्ट जो हुआ करता था सम्मिलित संयुक्त भारत में, उससे खूब व्यापार हुआ करता था। अब भारत का विभाजन हो गया, कराची पोर्ट तो पाकिस्तान में चला गया, भारत के पास कोई पोर्ट नहीं रह गया, तो उस कराची पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे यहाँ क्या बनाया गया, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। समझ में आ गया आपको बहुत कांडला पोर्ट के बारे में। यह है मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ पर बनाया गया है, मुंबई में ही ये है। तो मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर ये मारमागांव गाँव है, ये गोवा में है, तो गोवा में एक पोर्ट हो गया मारमागांव। फिर कर्नाटक में देखिए यहाँ पर है मैंगलोर पोर्ट, तो मैंगलोर पोर्ट कहाँ हो गया, कर्नाटक में। ये है केरल में कोचीन पोर्ट, तो कोचीन पोर्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर है तुतिकोरिन पोर्ट, तुतिकोरिन पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही यहाँ पर देखिए चेन्नई पोर्ट भी है, तो चेन्नई पोर्ट हो गया कहाँ पर हो गया, तमिलनाडु में। फिर यहाँ पर एन्नोर पोर्ट है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, यहाँ उड़ीसा में पारादीप है। ये कलकत्ता पोर्ट है, और कलकत्ता पोर्ट जो है ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन मतलब नदी पर बना हुआ पोर्ट है। और यहाँ पर एक हुगली पोर्ट भी है, और हुगली पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए ही, उसके ऊपर जो ट्रैफिक था उसको कम करने के लिए ही कलकत्ता पोर्ट जो है वो बनाया गया था। और यहीं जो है पश्चिम बंगाल में एक डायमंड हार्बर भी है, डायमंड हार्बर पोर्ट भी है। तो डायमंड हार्बर जो पोर्ट है वो रिवराइन पोर्ट नहीं है, याद रखना आप, है ना। वो है वो रिवराइन पोर्ट नहीं है, वो आपका टाइडल पोर्ट है। समझ लो, टाइडल पोर्ट मतलब टाइड की वजह से उसमें पानी वानी आता है और उसकी वजह से वो होता है। और रिवराइन पोर्ट क्या किससे फेड होता है, रिवराइन पोर्ट में पानी का मुख्य स्रोत होता है नदी। तो हुगली नदी के ऊपर बने हैं कोलकाता और हल्दिया। कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के आप कह सकते हो कि पश्चिम में है, और ये पूर्व में बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है, सॉरी, लेफ्ट साइड में कलकत्ता है और राइट साइड में बना हुआ है हुगली पोर्ट। और ये डायमंड हार्बर पोर्ट है जो कलकत्ता में ही है। और डायमंड हार्बर पोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक रिवराइन पोर्ट ना होकर एक है टाइडल पोर्ट है वो, है ना। तो ये पोर्ट्स के बारे में हमने देख लिया, गिन सकते हैं आप, टोटल 12 पोर्ट है। एक यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक पोर्ट हुआ करता था जिसको 2010 में सरकार ने मेजर पोर्ट्स की सूची से बाहर निकाल दिया। तो कुछ लोग जिनके पास पुराना डेटा होता है वो 13 पोर्ट मेजर पोर्ट बता देते, तो 13 नहीं है, 12 मेजर पोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम और जान लेते हैं, है ना। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जो है पढ़ लीजिएगा, और मैं इंग्लिश में भी आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं एक एक पोर्ट के बारे में। तो आप कहोगे सर कहाँ एक एक पोर्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ लो। ये कोलकाता पोर्ट है, ये कोलकाता पोर्ट इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आ गया तो भी आप समझना कोलकाता पोर्ट की बात हो रही है। कभी आप सोचो सर ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कब से बन गया, तो ये सरकार ने सिर्फ नाम परिवर्तित किया है इसका, और नाम परिवर्तित करने में तो जो वर्तमान सरकार है वो 1 नंबर पे आती है दुनिया में। ये है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और ये कंट्री का सबसे पुराना पोर्ट है, कौन सा, कोलकाता पोर्ट। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना उसने स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है इसके बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी हो तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसकी सीरीज़ हमारे यहाँ चल रही है अपने ही चैनल पर, आप जाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो है आज 7 या 8 लेक्चर उसमें डले होंगे। बाकी जो है रोज़ रोज़ नए नए उसमें लेक्चर भी डल रहे हैं। तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसमें भी आप उसको भी देख सकते हो, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और 12 पोर्ट में से एक ये है ही है। और ये रिवराइन पोर्ट है, याद रखिएगा कौन सा रिवराइन है और कौन सा टाइडल पोर्ट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हल्दिया इसमें है, और एक कोलकाता डॉक यहाँ पर बनाया गया है। कोलकाता जो है वो लेफ्ट में, हल्दिया जो है राइट में। अगर कहीं गलती से पूछ ले तो कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर ये बना हुआ है। इसका मतलब हल्दिया और कोलकाता दोनों रिवराइन पोर्ट है, याद रखिएगा। फिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता था, आयरन और लेदर, कोल, कॉपर, स्टील और टी, इसके एक्सपोर्ट के लिए हमें इस्तेमाल किया करते थे। यानी कच्चा लोहा हो गया, लोहा ऐसे जिसे कहते हैं, चमड़ा हो गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, चाय हो गया, इसके एक्सपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल किया करते थे। अब आते हैं उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। उड़ीसा में एक ही मेजर पोर्ट है, पारादीप पोर्ट, है ना। ये है जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहाँ पर ये बना हुआ है। आपको कोई इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। एक
दिमाग में कान में पड़ा हो आपको, तो अगर मान लो यूपीएससी खुदा ना खास्ता पूछ ले तो। फिर ये किस पे बना हुआ है, तो देखिए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और महानदी जो है उसके मुहाने पर ये बना हुआ है पारादीप पोर्ट। और 1966 में इसे मेजर पोर्ट का दर्जा इसे दे दिया गया था। और ये पहला ऐसा फर्स्ट मेजर पोर्ट हुआ करता था जिसको ईस्ट कोस्ट पे आज़ादी के बाद में कमीशन किया गया था, है ना। पूर्व तट और पश्चिमी तट आपको भारत का पता ही है, तो भारत के पूर्वी तट पर आज़ादी के बाद पहला ऐसा पोर्ट था जिसको, पहला मेजर पोर्ट जिसको कमीशन किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोहा अयस्क, उड़ीसा वगैरह में जो लोहा अयस्क होता है, उड़ीसा झारखंड में, उसका लोहा अयस्क और कोयला जो है उसके मेजरली उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अब आ जाते हैं चेन्नई पोर्ट में। चेन्नई पोर्ट जो है उसको पहले मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, है ना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है कौन सा, चेन्नई पोर्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो वो मुंद्रा है जो कि प्राइवेट है ना। और ये बे ऑफ बंगाल का देखा जाए तो यानी बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट ही इसे कहा जाता है। पर ये नेचुरल पोर्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। यानी कि नेचुरल पोर्ट क्या होगा कि भाई उसकी बनावट इस प्रकार से हो, पर ये क्या है कि आर्टिफिशियल रूप से इसको खोद के वहाँ पर बनाया गया है, मतलब इसकी ड्रेजिंग की जाती है, इसके अंदर जो सिल्टेशन हो जाता है, जो अवसाद भर जाते हैं उसको आर्टिफिशियली निकाले जाते हैं। और 1881 में इसे चालू कर दिया गया था। और ये देखिए थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का चेन्नई पोर्ट, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल में। और 1983 में इसको फर्स्ट इसका जो डेडिकेटेड कंटेनर टर्मिनल है वो बना दिया गया था। एक कंटेनर का मतलब जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना उसको हैंडल करने के लिए है ये, तो कंटेनर ट्रेन जो वो टर्मिनल बना दिया गया था 1983 में, इसका पहला डेडिकेटेड। फिर और ऑटोमोबाइल, आयरन और कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर हो गया, इनका ट्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है चेन्नई पोर्ट का। अब आ जाते हैं तूतीकोरिन पोर्ट। तो तूतीकोरिन पोर्ट भी कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और इसके दूसरा नाम क्या है इसका, वीओ चिदम्बरार पोर्ट भी से कहा जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट को कहा जाता है, तूतीकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरार पोर्ट भी कहा जाता है। और तमिलनाडु का जो थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें ये बना हुआ है। और थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में देखिए जो बोधी करके एक ज़िला है, वहाँ पर उस जो थूथुकुडी, वहाँ पर एक इसी ज़िले में एक जगह है बोधी करके कोई एक है, वहाँ पर न्यूट्रिनो की एक अपने यहाँ पूरी एक लैब भी स्थापित की गई है, ये करंट अफेयर का वो है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा, भाई चेन्नई से इसका बड़ा है तो तूतीकोरिन दूसरा इसका बड़ा है, ठीक है। और ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जो कि किसके इस्तेमाल के लिए होता है, श्रीलंका के साथ में जो व्यापार होता है उसके लिए तूतीकोरिन पोर्ट का महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है, ठीक है। और पर्ल फिशरी के लिए भी जाना जाता है, बंगाली खाड़ी में पर्ल फिशरी के लिए भी ये जाना जाता है। और जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, नमक, पेट्रोलियम, इस प्रकार की चीज़ों के व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तमिलनाडु में दो है, चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वीओ चिदम्बरार भी इसको कहा जाता है। और श्रीलंका के व्यापार के लिए इसको मुख्यतया इसका उपयोग किया जाता है, ये हो गया। अब आ जाते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, इसे वाइजैक पोर्ट भी कहा जाता है ना। और ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र ही है और नेचुरल हार्बर है ये। अब देखिए तूतीकोरिन आर्टिफिशियल है, चेन्नई आर्टिफिशियल है, परंतु विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम है आप कह सकते हो कि नेचुरल ये हार्बर है, यानी इसकी वो ड्रेजिंग वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बनावट ही इस प्रकार की है कि हाँ ये एक पोर्ट के तौर पर अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। और इसे सेफेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बारे में और याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से आयरन और ऑयल, कोल, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। वाइजैक पोर्ट के बारे में तो आपको याद रखना, ईस्ट कोस्ट पे यानी पूर्वी तट पर अपना एक ये नेचुरल है, बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल हार्बर अपना है। फिर आ जाता है कामराजार पोर्ट, जिसे एन्नौर पोर्ट भी कहा जाता है। तो कामराजार पोर्ट जो है ये, इसको पहले एन्नौर पोर्ट भी पहले कहा जाता था, अब नया नाम कामराजार पोर्ट हो गया। तो ये चेन्नई के
नॉर्थ में ये बना हुआ है और फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट है इंडिया का। अब देख रहे हो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में। दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन आपको कि ये कामराजार पोर्ट है वो भारत का पहला कॉरपोरेट, यानी कॉरपोरेट का मतलब कंपनी ये बना दी गई है इसको। तो ये पहला कॉरपोरेट पोर्ट हुआ करता था भारत का, हुआ करता था मतलब है भी अभी भी। तो फर्स्ट कॉरपोरेटाइज पोर्ट है और 12वां मेजर पोर्ट इसे घोषित कर दिया गया था। 12वां पोर्ट यही था, लास्ट आखिरी 12वां जो बना है वो। और कामराजार पोर्ट जो है इसका नाम याद रखने ना कि भारत का एकमात्र जो है ना और पहला कॉरपोरेट पोर्ट है, एकमात्र नहीं पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। एकमात्र तो ऐसे तो और भी है प्राइवेट, तो पहला कॉरपोरेट पोर्ट कौन सा था? कामराजार पोर्ट, है ना। और ये रजिस्टर है एज ए पब्लिक कंपनी के रूप में और 67% स्टेक किसके हैं? इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, यानी मेजोरिटी होल्डर कौन है? भारत सरकार इसमें है। इतना भी आप याद रख लेना। ये हो गया कामराजार पोर्ट के बारे में। पहला कॉरपोरेट पोर्ट है और 67% हिस्सेदारी किसकी है? भारत सरकार की। कोलकाता पोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। पारादीप पोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर देखिए डायमंड हार्बर पोर्ट है जो कि रिवराइन पोर्ट नहीं है, ये टाइडल पोर्ट है, याद रखना, गांठ बांध लेना। ये भी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नवा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसमें है। नवी मुंबई भी जिसे कहा जाता है और इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर होल्डिंग पोर्ट है ये। 56% ऑफ कंटेनर जो है देश का वो इसी पोर्ट से जाता है ना। और ये बिजिएस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। फिर गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, बोनलेस मीट हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो इंडियन रेलवे ने बनाया था वो लोकेटेड है इसी पोर्ट पे, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, एक ईस्टर्न है एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, वो इंडियन रेलवे ने बनाया है और वो लोकेटेड है इसी पोर्ट पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। ठीक है। कांडला पोर्ट है, तो मैंने आपको पहले बताया था, इसका नाम बदल दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है नाम बदलने का खेला हो रहा है, तो नाम बदलने का खेला इधर भी कर दिया गया है। और ये है देखिए गुजरात में। हालांकि वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मेजर पोर्ट है, वैसे देखिए वैसे भी भारत सरकार के हिस्से में ही आते हैं, नाम बदल सकती है तो सरकार नाम बदलने किसी और कर भी क्या सकती है। फिर देखिए ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। अब आपको बता दें कि गल्फ ऑफ कैम्बे में, यानी खंबात की खाड़ी में तो नहीं, ये कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, कार्गो के वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये लार्जेस्ट पोर्ट है। कंटेनर के हिसाब से कौन सा है? तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो मुंद्रा पोर्ट है जो कि प्राइवेट पोर्ट है। परंतु अगर 12 मेजर पोर्ट वाले की बात करें तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। और ओवरऑल की देखा जाए तो मुंद्रा पोर्ट है। और अगर बाई वॉल्यूम देखा जाए तो बाई वॉल्यूम तो यही है कांडला पोर्ट, है ना। और ये फ्री ट्रेड जोन भी इसे घोषित किया गया था। पहला फ्री ट्रेड जोन जो है कांडला पोर्ट को ही किया गया था भारत में। और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया आपको किसके लिए था, ये कराची पोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए किया गया था। ये है मुंबई पोर्ट, और ये मुंबई पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है और ये नेचुरल पोर्ट है, और वो भी नेचुरल पोर्ट है कांडला पोर्ट भी। ठीक है ना। और लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में, और जो है कंट्री का ओल्डेस्ट पोर्ट में भी एक इसको माना जाता है। मुंबई पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। 1/5 जो है यानी कि 20% के आसपास जो भी टोटल एक्सपोर्ट होता है वो मुंबई पोर्ट से ही होता है ना। डॉक फैसिलिटीज इसमें 3 है, एक है प्रिंस, एक विक्टोरिया और एक है इंदिरा। 3 डॉकिंग पॉइंट इसमें फैसिलिटीज़ बनाई गई है किसमें? मुंबई पोर्ट में इसमें बनाई गई है। देख लिया मुंबई पोर्ट के बारे में। अब एक देख लेते हैं कोचीन पोर्ट के बारे में। कोचीन पोर्ट कहाँ पर है? तो केरला में है। ठीक है। यहाँ है विलिंगडन आइलैंड और वल्लरपदम आइलैंड है, उसके बीच में कोची में ये पड़ता है। ठीक है। इसके बारे में क्या देख लेना है, ये वल्लरपदम टर्मिनल है वो पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था इंडिया में और लार्जेस्ट कंटेनर शिपमेंट फैसिलिटी इसमें स्थापित की गई थी। तो ट्रांसशिपमेंट का याद रख लेना। ट्रांसशिपमेंट का कौन सा था? तो वल्लरपदम जो ये डॉक हुआ करता था वो, उसकी बात है यहाँ पर। वल्लरपदम टर्मिनल जो है कोचीन पोर्ट में, उसकी बात हो रही है लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट की। तो ट्रांसशिपमेंट की जहाँ भी बात आए तो कोचीन पोर्ट आप लगा दीजिएगा, स्पेशली आए तो वल्लरपदम टर्मिनल लगा दीजिएगा। ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल किस लिए होगा भाई? चाय, कॉफ़ी और मसाले उगते हैं यहाँ पर। मारमागांव पोर्ट ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। ये सॉरी गोवा में है। और जो जुआरी नदी है गोवा में, जुआरी नदी के एस्चुरी में ये बसा हुआ पोर्ट है। ठीक है।
आयरन और के एक्सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कोकोनट वगैरह, मैंगनीज वगैरह जो है उसके भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक में, मैंगलोर नाम की जगह है वहाँ पर है, और गुरुपुरा नदी और अरब सागर के तट पर ये बना हुआ है। अरब सागर और गुरुपुरा नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर ये है, और ये 7th लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में, और कर्नाटक का एकमात्र है ये, है ना। फर्टिलाइजर वगैरह, आयरन और वगैरह के इस्तेमाल ये किए जाते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे 12 पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। आंखें खोलने के लिए क्वेश्चन लाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं दिखाता तो आपको लगता सर बकवास कर रहे हैं, एक एक पोर्ट के बारे में बता रहे हैं। कामराजार पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन। दूसरा, मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। क्वेश्चन बन गया था ये, समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसमें आप वो 1 2 3 वाला खेला भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी ने ये खेला ही ख़त्म कर दिया। तो हमने देखा कामराजार पोर्ट जो है वो भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत, तो सबसे बड़ा पोर्ट, पहला पोर्ट है, मान लिया। मुंद्रा पोर्ट मैंने बताया कि निजी पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, तो ये भी मेजर पोर्ट ही है, मेजर पोर्ट है, और मुंद्रा पोर्ट निजी पोर्ट है। तो निजी पोर्ट वैसे देखिए 12 ही हैं अपने भारत सरकार के, तो पर ये निजी है मुंद्रा पोर्ट, और ये सबसे बड़ा पोर्ट है निजी ये, और ये तो सबसे बड़ा ट्रेड जो है यहीं से होता है मुंद्रा पोर्ट से ही, तो मुंद्रा पोर्ट वाला भी सही है। अब देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा एक कंटेनर पोर्ट है, नहीं है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ही, है ना। तो इसमें कौन, केवल 2 युग्म सही होंगे, समझ गया आप बात। हाँ, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा। तो एक बार पूरा देख लें हम। कोचीन पोर्ट हमने देख लिया, मुंबई पोर्ट हमने देख लिया, कांडला के बारे में जानकारी हासिल कर ली। पहला फ्री ट्रेड आप इसे कह सकते हो पहला ट्रेड फ्री ट्रेड जोन इसको आप कह सकते हो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना। ये लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। विशाखापट्टनम तो आप वैसे अगर इन मेजर पोर्ट्स के बारे में अगर आप जानकारी हासिल होती थोड़ी भी, तो आप विशाखापट्टनम को तो यहाँ पर एलिमिनेट कर ही सकते थे, पर बाकी देखिए इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो भर भर के यहाँ से बन सकते हैं, और ज्वार वाला जो है वहाँ से तो मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है उसके उपयोग के बारे में। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए, जो कि आपको बहुत तो मतलब मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है, आपको चाहिए, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक डाल दिए, वहाँ से भी आप आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु सखा मित्र दोस्त कोई है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या अगर फालतू में बैठा हो, धूल भी उड़ा रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, तो भी आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 ज्ञान की बात उसे भी हासिल हो जाएगी। जो वो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है पूरे ब्रह्मांड का 0.0000001 कोई हिस्सा है, वो भी आपको मिल जाए, उतना ही बहुत है। और वैसे भी हनुमान जी ने कहा था, मतलब ज्ञान बड़ा दे रहा है छोटा दे रहा है, इससे मतलब नहीं है ना। ज्ञान अगर कोई छोटा आदमी अच्छा ज्ञान दे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी की बात तो मानो, मेरी बात नहीं मानो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो कि सर इस बारे में बता दीजिए, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए, या कोई भी आपको कोई प्लानिंग की समस्या हो कि मैं ये प्लानिंग नहीं बना पा रहा हूँ ये वो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। समाधान आपका समस्या का अवश्य किया जाएगा, जितना हमारे हद में है, जितना हमारी क्षमता में है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।